इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब बढ़ेगी? जब सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ऑब्वियस है, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा तो फोर्स बढ़ गई, फोर्स बढ़ेगी तो इस चार्ज पर फोर्स ज्यादा लगेगी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 8 और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मींस ऐसा चार्ज जिसका वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 0 हो, यानी कि बहुत छोटा चार्ज हो, तो इसे हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं और वो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। कुछ इस तरह से एक हमारे पास चार्ज है पॉइंट चार्ज, जिसको हम बोल रहे हैं वो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है और उसको मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं प्लस क्यू। और लेट सपोज ये इसकी फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि जैसे सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, इसके यहाँ मैं कोई दूसरा चार्ज ला के रख देता हूँ, ये उस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, उसको रिपेल कर देगा। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो वो रीजन, वो स्पेस, वो एरिया एक चार्ज के अराउंड जहां वो चार्ज दूसरे चार्जेस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो फाइंड करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फील्ड को हमने फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, कि ये जब दूसरे चार्जेस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो वो किस किस स्ट्रेंथ की फोर्स होगी, हमें ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी फील्ड के अंदर एक दूसरा चार्ज इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसे हम बोल देते हैं क्यू नॉट, जो हमारे पास एक टेस्ट चार्ज होता है। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली 0 होती है, अपनी कोई फील्ड ना हो। ऐसे एक चार्ज को हमने इस चार्ज की फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। अच्छा, अब आपके पास इसकी फील्ड, मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से। भाई ऐसा ही है, ये लेट सपोज इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये जो मैं लाइंस बना रहा हूँ ये कहलाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सेम अब हमने क्या किया, इसके अंदर इस चार्ज को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो इसके ऊपर भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम क्या करेंगे कि हमने जब इस टेस्ट चार्ज को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया तो ये चार्ज इस पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी, कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे लग रही होंगी? ऐसे ऐसे बाहर की तरफ। इस चार्ज पे कैसे लगेगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? कुछ ऐसे रिपेल होंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज उसको दूर करेगा, इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो ये हो जाएगी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी उसकी डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ होगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, जो हमने पॉइंट चार्ज दिया वो भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा बाहर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अच्छा, सेकंड, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम कह देते हैं कि वो डिस्टेंस है आर। कुछ ऐसे बना देते हैं, ये डिस्टेंस है जो इन दोनों चार्जेस के बीच में है और ये डिस्टेंस है आर। सही, आर डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, मैग्नीट्यूड हमें चार्जेस का पता है। अब सपोज करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई है कि ये वाला जो चार्ज है ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इसकी, हम ये बात कूलम्स लॉ से बता सकते हैं। कूलम्स लॉ क्या कहता था कि फोर्स बराबर होती है किसके? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के क्या था? एक कूलम्स कांस्टेंट था। Q1 Q2, Q1 और Q2 क्या है? ये वाले एक्चुअली चार्ज है दोनों, तो हम क्या लिखेंगे? के, जो पहला चार्ज है वो Q है, प्लस सिर्फ इसके उसको शो कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है ये के Q, और सेकेंड चार्ज Q नॉट, और डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है दोनों में? आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास फोर्स आ गई, जो ये वाली फोर्स है जो इस चार्ज पे लग रही है वो फोर्स आ गई, लेकिन किस में आई है? मैग्नीट्यूड फॉर्म में आई है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको? तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? अगर आप देखें कि इसको मैं एक यूनिट, एक वेक्टर बना दूं, जैसे मैंने आर डिस्टेंस लिखा है, अभी तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, इसकी डायरेक्शन क्या है आर की? कुछ ऐसे। तो इधर मैं इसको आर को ऐसे बना दूं कि ये आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी।
ये मैग्नीट्यूड इन दोनों के बीच का, और डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। और अगर आप देखें जो आर की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे एक छोटा सा आर वेक्टर लगा दूंगा और वो यूनिट वेक्टर होगा, जिससे ये एक वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। इस बात को समझना है आपको कि जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा यूनिट वेक्टर, नाम से ही पता लग रहा है, यूनिट मींस वन। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। तो इसको यहाँ पे ऐड कराने से वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आएगा, इसका मैग्नीट्यूड वन है, वन इससे मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। यूनिट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं जिसे हम सरकमफ्लेक्स बोलते हैं, और ये डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने क्या किया, सपोज करें कि ये फोर्स थी, आपको बोला गया कि इसमें डायरेक्शन लगाओ फोर्स की, आपने कहा ये लो, फोर्स की डायरेक्शन लगाई थी तो फोर्स एक वेक्टर बन गया। ये आर, देखिए आर की डायरेक्शन क्या है, जो फोर्स की डायरेक्शन है, तो जब आर की डायरेक्शन हमने लगाई तो वही डायरेक्शन फोर्स की थी, इसके अंदर फोर्स भी वेक्टर बन गया। तो हमारे पास क्या हुआ कि जो फोर्स एक्सपीरियंस की क्यू नॉट ने, चार्ज जो सेंट्रल सोर्स चार्ज है उसकी वजह से वो फोर्स हमारे पास आ गई, F इज इक्वल टू के। उसके बाद Q1 और Q2 की जगह Q और Q नॉट आ जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और क्योंकि हम इसे एज अ वेक्टर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम एक आर का यूनिट वेक्टर लगा देंगे, और हम लिख देते हैं कि आर क्या है, हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है। नाउ अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होती है कि फोर्स, कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है एक टेस्ट चार्ज पे, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होती है फोर्स अप्लाइड ऑन अ टेस्ट चार्ज या फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपिटल ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसके बराबर है, फोर्स जो किस पे लग रही है, टेस्ट चार्ज पे। अब आपको यहाँ पे देखना होगा, आपने चैप्टर 2 में ये बात पढ़ी थी कि अगर एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दे या डिवाइड करवा दे तो उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अगर आप देखें, फोर्स एक वेक्टर है, क्यू नॉट एक स्केलर है, इसको हमने स्केलर से डिवाइड करवाया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम वही होगी जो फोर्स की होगी। इसको आप ऐसे देखें, लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है 5J, एक वेक्टर है, या 5J नहीं 8J ले लेते हैं, एक वेक्टर है जो क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड 8 है, किस डायरेक्शन में, y एक्सिस में। इसको मैंने लेट सपोज एक स्केलर से डिवाइड करवा दिया 2 से, तो हमारे पास क्या होगा, 4J आंसर आ जाएगा। क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, क्या डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं हुई। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो वो भी तो यही है कि फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, क्या एक स्केलर के डिवाइड करवाने से फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं होगी। और जब हम इसे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पे बनाना चाहें तो वो डायरेक्शन भी ऐसे होगी। इन डायरेक्शंस को समझते हुए चलना है आपने कि जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। मैं एक बार फिर एक एग्जांपल देता हूं कि लेट सपोज आपके पास फोर्स है, लेट सपोज 25 के, मींस फोर्स है 25 न्यूटन की, और z एक्सिस में k रिप्रेजेंट कर रहे हैं z एक्सिस को। ऐसे ही ना आई जे के पढ़ा था आपने, तो k रिप्रेजेंट कर रहा है z एक्सिस को, और हमारे पास q नॉट जो है वो आ जाता है 5 कूलम। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, कैसे आएगी, 25 के फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 5, इसे डिवाइड करेंगे 5k आ जाएगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, z एक्सिस में, फोर्स भी कहाँ थी, z एक्सिस में। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, आपने ये बात याद रखनी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r, डिस्टेंस r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सोर्स चार्ज की, जो टेस्ट चार्ज पर लग रही होगी वो क्या होगी,
फॉर्मूला तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अब क्या करेंगे, हमने फोर्स फाइंड की हुई है, उस फोर्स को यहाँ लाके पुट करते हैं। पुट करने से पहले इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। E इज इक्वल टू 1/Q0 इंटू फोर्स। थोड़ा सा मैंने इसको बस क्या किया है, F को आगे ले आया, मल्टीप्लाई होगा वही चीज आ जाएगी। ऐसा करने से सॉल्व करने में आसानी होगी, देखते हैं क्यों। अच्छा, अब हमारे पास आ जाएगा 1/Q0 और फोर्स किसके बराबर है, K Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R। ये हमारे पास आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कुछ कैंसिल हो रहा है, इस Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू वेक्टर R। अब आप देखें, एक्चुअली ये हमारे पास कुछ बता रहे हैं हमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम डायरेक्शन में R के है। ऐसा ही था, R यानी यूनिट वेक्टर R, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीनों की डायरेक्शन सेम है, तीनों की डायरेक्शन सेम है। नाउ अगर हम चाहें इधर तो K क्या था, कूलम्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या थी, K की वैल्यू हमारे पास थी, एज वी नो दैट K हमारे पास बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो ये एप्सिलॉन नॉट से एक चीज कि हमने यहाँ पे सपोज किया है कि दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। वैक्यूम होगा तो हम यहाँ ये एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, वरना नहीं रख सकते। ये जो ये बनाया है इसको बढ़ता है एप्सिलॉन नॉट। इसकी कुछ इस तरह से होती है, एप्सिलॉन और नॉट। इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं और इसको हम नॉट बोलते हैं, और इसको हम जल्दी में एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ देते हैं। तो इस K की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू K की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज ही आ गई इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की टर्म्स में। अगर हम चाहें इसे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लाना चाहें तो कैसे लाएंगे, हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड सिंपली क्या होगा, अगर आप याद करें हमने फोर्स जब भी देखी थी, क्या थी फोर्स, स्टार्टिंग में हमने देखा था Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जब हमने इसे वेक्टर बनाना था तो हमने यहाँ एक यूनिट वेक्टर लगा दिया था। अगर हमें इसे वापसी स्केलर बनाना है, वापसी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लाना है, यूनिट वेक्टर हटा दो ये स्केलर बन जाएगा, यूनिट वेक्टर लगा दें ये वापसी वेक्टर बन जाएगा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी यही होगा, यूनिट वेक्टर लगा हुआ है तो ये वेक्टर, अगर हम इस यूनिट वेक्टर को हटा दें तो ये स्केलर बन जाएगा। तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड या स्केलर फॉर्म क्या आएगी, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अच्छा, हाँ हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास ये जो Q है, जो टेस्ट चार्ज है वो तो हमारे पास आ ही नहीं रहा फॉर्मूले में, वो तो चला गया। जो प्लस का Q है हमारे पास, ये हम ऐसा भी तो हो सकता है इस चार्ज को चेंज करके हम कोई और चार्ज भी ला सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब जो Q की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। सिमिलरली R, हम इस चार्ज को उठा के यहाँ 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 कहीं और रखते हैं तो R की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज चेंज हो सकती है। नाउ यहाँ देखें 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट हमने देखा था कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 8.89 एक्सपोनेंट माइनस 12, और हमारे पास इसकी यूनिट बनती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू ही कांस्टेंट है। और आपने ये बात देखी है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है। कुछ आपने यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ, आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
प्रोपोर्शनैलिटी हटाई थी तो आपने कांस्टेंट लगा दिया था कैपिटल जी। अगर मैं कांस्टेंट हटाऊं तो वापसी बैक पॉइंट पे जाके प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकता हूं। तो यहां देखें ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट है, इसको हटा के मैं प्रोपोर्शनैलिटी ऐड कर सकता हूं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इसे मैं दो अलग अलग एक्सप्रेशन में ब्रेक कर रहा हूँ। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोर्स चार्ज के और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के। तो इसे मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। पहला ये कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोर्स चार्ज के, दूसरा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो ये चीज हमें क्या बता रही है, ये एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन जो हमारे पास मेन थे वो हमें बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बिहेवियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब बढ़ेगी, जब सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ऑब्वियस है, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा तो फोर्स बढ़ गई, फोर्स बढ़ेगी तो इस चार्ज पर फोर्स ज्यादा लगेगी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, ये डिस्टेंस आर डिस्टेंस, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करें एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी फील्ड, यहां पे मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाता हूं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बताती है कि फील्ड कहां तक है और कितनी स्ट्रांग है। जहां जितनी ज्यादा लाइंस होंगी फील्ड उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर आप देखें, लेट सपोज मैं दो पॉइंट्स पर चार्ज लाके रखता हूँ, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। यहाँ देखें लाइंस में कितना डिस्टेंस है, इतना सा। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स करीब है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में कितना डिस्टेंस है। तो जहां डिस्टेंस कम वहां फील्ड स्ट्रांग। तो आर, जो ये आर है, एक्चुअली ये समझाना चाह रहा हूं कि क्यू नॉट अगर करीब आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि फील्ड स्ट्रांग होगी। इसको हम दूर लेके जाएंगे, फील्ड वीक होती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वीक होगी। इसका मतलब कि अगर आर बढ़ेगा तो ई कम हो जाएगा, आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ई डिक्रीज होगा। इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं, यही तो ये एक्सप्रेशन बता रहे कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर बढ़ाना है तो आर को कम करना पड़ेगा, आर को, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कम करना है तो आर को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब अगर हम देखें यहीं से, सपोज करते हैं एक और डायग्राम बनाते हैं, बस तकरीबन समझे कि हमारा लेक्चर खत्म हो गया है। सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने एक से ज्यादा चार्ज ले आए सोर्स चार्ज, एक को बोल दिया प्लस Q1, दूसरे को प्लस Q2, प्लस Q3, प्लस Q4, प्लस Q5, इस तरह से बहुत सारे चार्ज लाके हमने यहाँ रख दिए और ये इनकी ऐसे फील्ड बन गई। इमेजिनरी एक फील्ड बना लेते हैं। अब ये फील्ड इन सारे चार्जेस को मिलाकर बनाई गई है और अब हम इस फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज को लाके रखते हैं। अब इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, कैसे लग रही होगी, लेट्स सपोज प्लस Q की फोर्स देखें तो ये ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, Q1 की फोर्स ऐसे लग रही होगी, Q2 की फोर्स ऐसे लग रही होगी, Q3 की फोर्स ऐसे, Q4 की ऐसे। लेट्स सपोज एक और चार्ज रख लेते हैं, Q5 भी रख लेते हैं, Q5 की फोर्स ऐसे लग रही होगी। तो अब इसके ऊपर इतनी सारी फोर्सेस लगनी है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस चार्ज पे वो क्या होगी। पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम नेट फोर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लिखते हैं इफ देयर आर n नंबर ऑफ सोर्स चार्जेस। सोर्स चार्जेस मीन वो चार्ज जिनकी फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जिनकी फील्ड बड़ी है, वो सोर्स चार्ज होते हैं। अच्छा, n क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पे 5 सोर्स चार्ज बनाए, मुझे नहीं पता कितने हैं, हम n चार्जेस के लिए काम कर रहे हैं। तो जो इसके ऊपर जैसे फोर्स लग रही होगी, मैंने बताया कि ये फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3, F4, F5, अच्छा F6, ये 6 है, 6 चार्जेस बनाए मैंने। तो नेट फोर्स हम कैसे निकालते थे, किसी भी चार्ज पे सारी फोर्सेस को सम कर देते थे वेक्टर फॉर्म में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F नेट, नेट फोर्स क्या आ जाएगी, हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी F1 प्लस F2 प्लस F3। इस तरह से सारी फोर्सेस को ऐड करते हुए
लास्ट में हमारे पास जो लास्ट फोर्स होगी Fn कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ मैंने 6 तक लगाया तो n की वैल्यू 6 हो जाती, हो सकता था यहाँ और चार्जेस होते। तो इस तरह से सारी फोर्सेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी, वो क्या हो गई एफ नेट, यानी रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। नेट फोर्स मींस रिजल्टेंट फोर्स। अब हम करते ये है कि दोनों तरफ हम क्यू नॉट से डिवाइड करवा देते हैं, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइडिंग बाय क्यू नॉट ऑन बोथ साइड्स। तो किस तरह से हो जाएगा ये हमारे पास एफ नेट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल्स टू F1 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट प्लस F2 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट प्लस F3 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और इस तरह से चलते चलते Fn डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और ये सारे वेक्टर्स हैं। नाउ अगर आप देखेंगे कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला नहीं लग रहा। अब ये हमने अभी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला लिखा हुआ F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अगर आप देखें कि ये लेट सपोज मैं बोलता हूं यहाँ पे एक चार्ज अभी हम देख रहे हैं Q1, तो Q1 के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। Q1 की वजह से जो फोर्स आ रही है वो F1 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और इसको आपने बोल दिया E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले चार्ज के लिए। सेकंड के लिए E2 बराबर होगा F2 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो इनको हम यहां पुट करवा सकते हैं। सिमिलरली एक चीज और जो उस तरफ लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, एफ नेट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, नेट फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऐसा ही है ना, जब यहाँ वन फोर्स फर्स्ट फोर्स की वजह से, जो फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, नेट फोर्स टोटल सम ऑफ फोर्सेस की वजह से जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रही होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो हम इसे यहाँ पे रिप्लेस करते हैं किस तरह से कि ये हमारे पास हो जाएगा E नेट बराबर होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 जितने भी चार्जेस होंगे वहां तक चला जाएगा ये En तक। तो ये हमारे पास हमने क्या क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज के लिए, सिर्फ एक चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए कैसे फाइंड करेंगे, कुछ ऐसे फाइंड करेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसको एक स्टेप और ओपन कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, लेकिन वो मर्जी होगी, वो जरूरी नहीं होगा आपके लिए। तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। ज्यादा जो करेक्ट वर्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्योंकि E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।